Hello friends, welcome back to our next video of business studies. Chapter is business introduction part 2 class +1. आपको ध्यान होगा हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बिज़नेस के बारे में पढ़ा था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी बेसिकली हमने बताया था 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको करके एक पर्सन अपनी लाइवलीहुड को अर्न करता है। बिज़नेस के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेकंड जॉब एक्टिविटी आ रही है वो है हमारी प्रोफेशन बेसिकली क्या होता है, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर पर्सन को एक स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए या फिर स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए उस प्रोफेशन के लिए। जैसे कि सपोज़ कोई डॉक्टर है तो ऑब्वियसली उसको अपनी MBBS की डिग्री या फिर जो भी उसका स्पेशलाइजेशन है, डेंटल है तो BDS है, MBBS एंड सो ऑन, यानी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। अगर वो स्पेशलाइजेशन करता है तो उसके अंडर वो क्या बनेगा, एक प्रोफेशनल बनेगा और उस प्रोफेशन से फिर वो क्या करेगा, अपनी अर्निंग को अर्न करेगा। दैट मीन्स अपने लाइवलीहुड को अर्न करेगा। तो यही चीज़ हम प्रोफेशन के अंदर पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। डॉक्टर है, लॉयर है, CA है, ये सब क्या आते हैं, अंडर प्रोफेशन आते हैं, जो कि अपने इस प्रोफेशन को पाने के लिए उनको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बिना इन चीज़ों के वो कभी भी एक प्रोफेशनल कंसिडर नहीं किया जाता। तो प्रोफेशन अगर किसी को करना है, किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको डॉक्टरेट करनी पड़ेगी, किसी को लॉयर बनना है तो उसको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर किसी को CA बनना है तो उसको CA दैट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसे CA की पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना इनके स्पेशलाइज्ड नॉलेज के वो कोई भी कभी भी प्रोफेशनल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जब हम प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो आती है वो बात है फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन। फीचर्स कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो फीचर आता है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। सपोज़ एक साइंटिस्ट है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो ऑब्वियसली उसे उस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली उसको स्पेशल नॉलेज भी चाहिए, टेक्निक्स भी चाहिए। तो जब भी कोई एक प्रोफेशनल बनेगा तो उसको उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्टर है, डॉक्टर में वेरियस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स डन किए जाते हैं, चाहे वो कोई एनिमल डॉक्टर हो, एक ह्यूमन बीइंग डॉक्टर हो, कुछ भी हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, किसी भी चीज़ का स्पेशलाइजेशन अगर वो डॉक्टर ले रहे हैं तो उनको उस प्रोफेशन के अंदर अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को भी हायर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज़ फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर मैं अभी डॉक्टर की बात कर रही थी, तो ऑब्वियसली जब उसे डॉक्टर बनना है तो दैट पर्सन हैव टू एक्वायर द ट्रेनिंग ऑल्सो एंड द एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 4 साल 5 साल या 6 साल जितने भी साल का कोर्स होता है वो कोर्स किया और उसके बाद वो पर्सन वो प्रोफेशनल कंसिडर किया जाता है, नहीं। ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज मैटर, एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर। कि भी उसने अगर सपोज़ कोई CA है तो उसको किसी अपने हायर अथॉरिटी के अंडर काम करना पड़ेगा, दैट या फिर जब तक वो किसी कंपनी के अंडर काम नहीं करते तो एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। किसी अपने जो सुपीरियर्स हैं उनके अंडर काम करेंगे तो उनको एक्सपीरियंस गेन होगा, ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ेगी उनके अंडर। तो एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर किसी को प्रोफेशन में जाना है तो उसको हमेशा ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली कोई भी हो तो ट्रेनिंग लेते हैं हम, एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैटर करती हैं। थर्ड पॉइंट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसके अंदर कहते हैं अगर हम यहाँ पर डॉक्टर की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की मेडिकल एसोसिएशन होती है, लॉयर्स का बार एसोसिएशन होता है, ऐसे ही प्रोफेशंस में अलग अलग तरह की एसोसिएशंस होती है जिसके अंडर उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव या फिर अपने आप को एज एन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करना होता है। सपोज़ कोई एसोसिएशन की मीटिंग है, सपोज़ मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग है तो जिसको हम IMA बोलते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो उसके अंदर डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स अपनी
जो जर्नल है, जो डॉक्टरेट जर्नल रहती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर बात करते हैं, उनके डिस्कशंस रहती हैं किसी केस के रिगार्डिंगली। जो जैसे सपोज़ आजकल कोरोना वायरस है, तो ऑब्वियसली जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं वो तरह तरह की मीटिंग्स कंडक्ट कर रही हैं हर वक्त, जिसके अंदर उनके जर्नल्स डिस्कस किए जा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस डिस्कस किए जा रहे हैं, या फिर कोई एक कुछ रूल नया अप्लाई करना है, कुछ वैक्सीन के बारे में डिस्कस करना है, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस एसोसिएशन के अंदर वो फॉलोअप की जाती हैं। सपोज़ अब जैसे डॉक्टर्स के अगर कोई चेकिंग के लिए जा रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई जैसे हमारे कंट्री में आजकल हो रहा है, पत्थर फेंक रहे हैं एंड सो ऑन, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके अगेंस्ट भी वो कुछ एक्शन आवाज़ उठा सकते हैं अपनी। तो एसोसिएशन है, एसोसिएशन के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो कि बिटवीन द एसोसिएशन डिस्कस की जाती हैं। और ये जो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं ये इस एसोसिएशन के अंडर कंसिडर किए जाते हैं, यानी इनका दायरा जो है वो उसी एसोसिएशन के अंदर माना जाता है। तो वो एसोसिएशन ही क्या करती है, हायर अथॉरिटी की तरह काम करती है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट एक रूल रेगुलेशन की बुक होती है। दैट मीन्स अगर कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर ऐसा नहीं है कि भी किसी क्रिमिनल को ट्रीट नहीं करेगा। डॉक्टर की प्रायोरिटी हमेशा सबसे पहले यही दी जाती है, उसके अपने पेशेंट को ट्रीट करे। वो कोई कास्ट सिस्टम नहीं देखेगा, वो कोई ये नहीं देखेगा वो क्रिमिनल है या फिर वो कौन है, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। उसको अपना कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। जैसे ये चीज़ हमारी रूल्स रेगुलेशन के अंदर, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही आ जाती है। और इसको हम इससे भी बिलोंग कर सकते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब जैसे इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे इकोनॉमी के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो उनका यहाँ पर मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उनका यहाँ पर मोटिव है अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, उन लोगों को ठीक करना। सो ऑल दीज फीचर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन। इसके बाद जो मेन हमारी थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन लिeu thereof। यानी कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक वो एक्टिविटी है जिसके अंदर आप सर्विसेज देते हो टू द फॉर द अदर, दूसरों के कहने पर। जैसे कि मैनेजर है, मैनेजर किसी के अंडर काम कर रहा है और वो अपने काम करके अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू द पर्सनस, टू द अदर पीपल। तो वो और उसके अगेंस्ट उसको क्या मिल रहा है? कुछ रेमुनरेशन, जो कि हम सैलरी बोलते हैं, उसके रूप में उनको सैलरी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ क्या कहला रही है? इकोनॉमिक क्या कहलाती है? एम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है हमारी एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ मैनेजर नहीं, जैसे वर्कर हैं, वर्कर भी अपने सुपरवाइज़र के अंडर होते हैं, यानी किसी के अंडर रहकर काम करना और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिसीव करना, सैलरी रिसीव करना, वेजेस रिसीव करना, ये सब हम किस में कंसिडर करते हैं? एम्प्लॉयमेंट में। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फीचर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट पॉइंट होता है फीचर का, दैट इज़ सर्विसेज टू अदर। हमेशा एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी पहली चीज़ आती है, ये हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, कभी भी अपने लिए काम नहीं करते। मैनेजर है, अपनी सर्विसेज कंपनी को दे रहा है, कस्टमर्स को दे रहा है। वर्कर है, अपने लिए काम नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है। प्रोडक्शन यानी जो उसका मालिक है, उसकी कंपनी में काम करके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, लेकिन उनको इन रिटर्न क्या मिलता है? सर्विसेज के रेमुनरेशन मिल रही है, या फिर सैलरी मिल रही है, या वेजेस मिल रही है। पर्सनल सर्विसेज, यानी अपनी पर्सनल सर्विसेज भी क्या करते हैं? वो प्रोवाइड करवाते हैं टू द पर्सन। एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। सपोज़ अगर आपको रिक्रूट किया जाता है, आपको जॉब दी जाती है, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन द ऑनर, या फिर हम बिटवीन द ये बोल सकते हैं जो मालिक होते हैं कंपनी के, और बिटवीन द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं अंडर द कंपनी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। और उस एग्रीमेंट के अंदर सारी टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशन सब लिखे जाते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन ये चीज़ फॉलो नहीं करता तो उसको क्या फेस करना पड़ सकता है। सर्वेंट, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब वैसे तो हम नौकर की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको इस फॉर्म में नहीं लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे
कि जो काम कर रहा है दैट पर्सन वर्क फॉर द अदर पर्सन, यानी किसी दूसरे के अंडर रहते हुए वो दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने इसको सर्वेंट पॉइंट कंसिडर किया है। नो नीड ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कभी भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर ऑलरेडी किसी का पैसा इन्वेस्टेड है और वो अपने इन्वेस्टेड पैसे की वजह से आपको हायर कर रहा है, आपकी जॉब सर्विसेज के लिए आपको हायर किया जाता है। तो किसी भी तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो रिस्क, क्योंकि रिस्क भी किसी तरह का नहीं है, क्योंकि आपकी कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कोई अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज टू द कंपनी एंड इन रिटर्न यू आर रिसीविंग द सैलरी और रेम्यूनरेशन और वट एवर सो इज। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, किस तरह का एम्प्लॉयर है, क्या काम है, हायर लेवल पर है, लोअर लेवल पर है, मिडल लेवल पर है। यानी हमारी जो कंपनी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो किस तरह का एम्प्लॉयर है, मैनेजर है, सुपरवाइज़र है या वर्कर है। मैनेजर जैसे टॉप लेवल पे होते हैं, सुपरवाइज़र मिडिल लेवल पे होते हैं और वर्कर जो हैं वो लोअर लेवल पे होते हैं। तो डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंगली उनको रेम्यूनरेशंस, वेरियस सैलरीज, वो चीज़ उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब है आखिर उद्देश्य क्या है, जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, ये जो बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी करी थी वो क्यों कर रहे हैं। बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, दैट एक्टिविटी विच इज़ डन टू अर्न द अर्निंग, पैसा कमाने के लिए जो हम करते हैं। तो ऐसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशंस ऑफ कस्टमर और इनोवेशन। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट मेकिंग, यानी कोई भी बिजनेस जब काम करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, पैसा कमाना, एक्स्ट्रा पैसा कमाना। क्योंकि जब तक वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाएंगे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है, कहते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला पॉइंट ही क्या आता है, प्रॉफिट मेकिंग, यानी प्रॉफिट को कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, सेकंड पॉइंट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर कहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स होंगे वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू, वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर होंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इनोवेशंस, थर्ड पॉइंट, इनोवेशन का मतलब है नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, नए आइडियाज़, नए थॉट्स, नए तरह के प्रोडक्ट को। इनोवेशंस बेसिकली डिस्कवरीज बोली जाती है, इनोवेट करना। तो नए नए तरह के इनोवेशंस करना, जैसे कि पहले हम अगर टूथपेस्ट की बात करें तो पहले हमारे पास सिंपल वाइट टूथपेस्ट आता था, फिर उसके बाद कंपनीज ने क्या करना शुरू किया, इनोवेशंस की। तो दैट मीन्स कभी जेल फॉर्म में, कभी मिक्स जेल में, वाइट और जेल वगैरह करके, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो लगातार अपने प्रोडक्ट में इनोवेशंस करती रहती हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा, लोग नहीं, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो उनके प्रोडक्ट के लिए और उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो उनका जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जैसे प्रॉफिट मेकिंग, वो क्या हो सके, बढ़ सके। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है, जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में है या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में, वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जो समाज के प्रति होता है, समाज के लिए क्या सबसे पहला आता है हमारा, दैट इज़ क्वालिटी गुड्स। यानी अगर एक मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका सबसे पहले मेन काम होना चाहिए अच्छी चीज़। ऑब्वियसली बीइंग एज अ कस्टमर, अगर हम कस्टमर हैं तो हम भी यही चाहेंगे कि भाई जो भी हम पैसा पे कर रहे हैं तो उससे हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले, कोई ऐसी चीज़ ना मिले ताकि मैं उसको दोबारा ख़रीदना पसंद ना करूं। तो ये एक प्रोड्यूसर का भी ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोड्यूसर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है वो क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करे और क्वालिटी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करे टू द सोसाइटी। सेकेंड पॉइंट, फेयर प्राइसेस। फेयर प्राइसेस का मतलब यहाँ पर हमेशा लिया जाता है जेन्युइन प्राइसेस, ठीक प्राइसेस। अगर मान लो आपसे सीधा किसी भी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा हाई रेट प्राइस चार्ज करें तो
क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फेयर प्राइसेस क्या होते हैं? फेयर प्राइसेस का मतलब हाँ, आप अपनी कॉस्ट भी कवर कीजिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन भी रखें, लेकिन इट डज़ंट मीन कि भई आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस रख के कस्टमर्स को लूटने वाला काम करें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कंपनी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो फेयर प्राइसेस चार्ज करे फ्रॉम द कस्टमर, ताकि उसके कस्टमर्स का भी विश्वास उसमें बना रहे और कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी फिर अट्रैक्ट करेंगे ना। इन्वर्स रिलेशनशिप जो होता है, यही क्या करेंगे फिर, कस्टमर्स को रेज़ करेंगे, और कस्टमर रेज़ होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, रेज़ हो जाएगा। थर्ड आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब है समाज को डेवलप करना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे बहुत कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, रिलायंस है, टाटा है एंड सो ऑन, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट के बेसिस पे हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, जिसकी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत कम रेट्स के ऊपर क्या करते रहते हैं वो, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पर उसका इलाज बहुत महंगा होगा, लेकिन अगर उस चैरिटेबल हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पर बहुत कम प्राइसेस के ऊपर, बहुत कम रेट्स के ऊपर वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर हम और भी बोल सकते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करवाती है, बहुत कुछ है कम्युनिटी के अंदर। तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर ये पैसा आता कहाँ से, उनके पास कस्टमर से, कस्टमर के अगर वो वही दोबारा घूम फिर कर कस्टमर के लिए अच्छा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर उनके प्रति एक अच्छी इमेज नहीं डेवलप कर पाएगा, जो कि उनको उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फिर हेल्प नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर का मतलब है जिन्होंने भी आपकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको सही ढंग से, सही रूप से उनका पैसा लौटाना विद एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, विद डिविडेंड। यानी जो हम कहते हैं ना, अगर हम भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे वो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक फेयर रिटर्न प्रोवाइड करवाया जाए, वापस दिया जाए। और लास्ट पॉइंट जो आता है दैट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली कंपनी है तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट उनको जनरेट करनी चाहिए, ताकि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो पर कैपिटा इनकम रेज होगी, पर कैपिटा इनकम रेज होगी तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और ये कब होगा, जब कंपनी होगी, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जब तक काम चलता रहेगा तब तक लोगों को सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन जब काम बंद हो जाएगा तो सैलरी भी मिलनी बंद हो जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, objective of business. I hope you will able to understand this topic. Thank you.